रिसेंटली हैड अ पेशेंट जो 3 साल की बच्ची थी जिसको स्ट्रोक हुआ। रेगुलरली हम आज के टाइम पे 30 साल के उम्र में, 20 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में स्ट्रोक देख रहे हैं। बहुत कॉमन है, बहुत। इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाइए, सीटी कराइए। क्या आप जानते हैं स्ट्रोक से हर 4 सेकंड में एक आदमी ग्रस्त होता है और हर एक 4 मिनट में एक आदमी स्ट्रोक या उसके कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपनी जान गंवा बैठता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। आप सभी का स्वागत है हॉस्पिटल एंड डॉक्टर पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा और आज स्ट्रोक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशांक गोयल। डॉक्टर ईशांक, आपका शो पे स्वागत। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि स्ट्रोक क्या है। सो बेसिकली स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी डैमेज होने के कारण हमारे को सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसमें स्ट्रोक कई तरीके के होते हैं जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। स्ट्रोक एक तरीके से ब्रेन डैमेज है जिसमें ब्रेन में खून पहुंचना बंद हो जाता है। तो इसके कई टाइप डिस्कस करते हैं। तो क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या क्या टाइप के स्ट्रोक हो सकते हैं। हमारे 2 तरीके का स्ट्रोक्स होते हैं। जैसे एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक और एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब अगर हमारी खून ले जाने वाली नस के अंदर से ब्लड निकल जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है, दैट मीन्स इट्स अ हेमरेजिक स्ट्रोक, मतलब हेमरेज हो गया है ब्रेन के अंदर। एंड अगर हमारी नस के अंदर कोई क्लॉट फंस जाता है और उसकी वजह से ब्रेन के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है तो उसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो एक दूसरा टाइप भी होता है जिसमें ट्रांजिएंट स्ट्रोक कहते हैं उसे, जो मतलब पूरा स्ट्रोक तो नहीं हुआ बट वो मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। Yes. तो क्या होता है? सो मिनी स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक जो हम जिसको बोलते हैं वो ये होता है कि अगर हमें सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन हमारे सिम्टम्स विद इन 1 आवर रिलीव हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। दैट मीन्स कि हमारा कोई क्लॉट ब्रेन के अंदर गया, वो थोड़ी देर के लिए उसने वहां पे अटका, उस टाइम पे उसको पेशेंट को सिम्टम्स आए। सिम्टम जैसे ही वो क्लॉट आगे की तरफ चला गया तो वो वापस हमारी आर्टरी खुल गई एंड पेशेंट को रिलीफ मिल गया। सो दैट इज ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। बट दिस इज समथिंग, इसकी वजह से पेशेंट को आगे प्रॉब्लम्स आने के हमेशा चांसेस रहते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि स्ट्रोक होने के क्या कारण होते हैं और क्या ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं किसी एक इंसान में जिसकी वजह से उसे स्ट्रोक आ सकता है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, दीज 2 कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रोक आ सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को डायबिटिक है, कोई पेशेंट अल्कोहल का कंज्यूमेशन करता है, स्मोकिंग करता है, उसका ओबीस है, वेस्ट टू हिप रेशियो बहुत ज़्यादा है, एंड पेशेंट अगर किसी को कार्डियक इश्यूज हैं, जैसे कोई पेशेंट को हार्ट की गतिविधि में ऊपर नीचे हो रही है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। अब ये सारे रिस्क फैक्टर एक साथ होंगे तो वो स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऑलमोस्ट हर एक बीमारी में ही एक पॉजिटिव फैक्टर बन चुका है, जिसमें ओबेसिटी हो जाए, हमारा जो डाइट रहती है जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो हम डिस्कस जैसे करते रहते हैं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिजीजेस ऑफ द बॉडी, जैसे स्ट्रोक में भी एक कारण है। सो डेफिनेटली सर, जैसे कार होती है, कार के अंदर हमारा बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो जाके हमारे वेसल्स के अंदर जाके सबमिट हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी है, तो जितना हम फैट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की तरफ जाएंगे तो ये सारे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बॉडी से ना निकलते हुए वो जाके हमारी आर्टरीज में सबमिट होंगे, एंड जिसकी वजह से हमें ये रिस्क फैक्टर्स हमेशा देखने को। तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ये सब प्रॉब्लम। डेफिनेटली सर।
जी, तो आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे अबाउट द सिम्टम्स। तो सिम्टम्स अर्ली रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक में। जैसे कहते हैं टाइम इज ब्रेन, कि जितना लेट होता जाएगा उतना ब्रेन टिश्यू डेड होता जाएगा। तो क्या इनिशियल सिम्टम्स होते हैं एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज? सो हमारे पास एक बहुत अच्छा निमोनिक है इसके लिए जो हम याद रखते हैं, बी फास्ट करके। सो बी से यू रिमेंबर इट एज बैलेंस। बैलेंस में अगर कुछ खराबी आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, सो वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ई से आईज, आईज में अगर कोई तिरछापन है तो वो भी एक तरह का स्ट्रोक हो सकता है। एफ से फेस, फेस में कोई तिरछापन आ रहा है पेशेंट को। ए से आर्म्स, आर्म्स में अगर आपको कोई कमजोरी महसूस हो रही है। स्पीच, एज फॉर स्पीच, स्पीच में अगर आपको बोलने में तुतलाहट या बोलने में कुछ अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं कंप्लीटली, वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एंड टी फॉर टाइम, सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम के बेसिस पे ही हम सारी स्ट्रोक की मैनेजमेंट को के बारे में बात करते हैं। और ब्रेन के किस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है उसके कारण भी अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। सो हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। जैसे हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो बहुत डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू राइट, बिकॉज मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। सो अगर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में कोई डैमेज हो रहा है, सो उसमें बोलने पेशेंट को बोलना भी बंद हो सकता है और समझना भी बंद हो सकता है। यही चीज अगर राइट साइड में हो रही है, सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उनमें बोलना और समझना ठीक रहता है, लेकिन उनको बोलने में तकलीफ आ सकती है, वीकनेस आ सकती है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, बिकॉज हमारा ब्रेन उल्टा कंट्रोल करता है। लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट साइड हमारा लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। सो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी, तो अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आए, जैसे घर में कुछ भी ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो उन्हें पेशेंट को या उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स को क्या इमीडिएट एक्शन लेने चाहिए ताकि वो अर्ली मैनेजमेंट उसमें कर सके और जल्दी से वो उसको मैनेज कर सके? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इस बारे में बताना चाहूंगा। जैसे पेशेंट को अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, सो लॉट ऑफ पेशेंट्स क्या करते हैं कि एज सुन एज ऐसे का सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट एक खून पतला करने की दवाई आती है इकोस्प्रिन, जो घर में बहुत लोगों के पास पड़ी होती है, सो वो दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि पेशेंट को दो तरह के स्ट्रोक्स आ सकते हैं, या तो हेमरेजिक मतलब ब्लीडिंग वाला या क्लॉटिंग वाला। क्लॉटिंग वाले में डेफिनेटली इट कैन हेल्प, बट अगर वो ब्लीडिंग वाला है तो उसमें वो डिवास्टेटिंग हो सकता है, पेशेंट और दिक्कत में आ सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। सो इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाइए, सीटी कराइए, उसमें देखते हैं कि किस तरह की सिम्टम्स हैं, किस तरह का स्ट्रोक है, उसके बेसिस पे अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो हम ये थोड़े चीजें अवॉइड घर पे इलाज इमीडिएटली करना कभी कभार उल्टा भी पड़ सकता है कि अगर आपने खून पतला करने की दवाई दे दी और पहले से ही उसमें ब्लीडिंग थी तो और ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो इमीडिएटली मरीज को अस्पताल लेके जाना है। इवन अगर ये ट्रांजिएंट स्ट्रोक भी है, कि अगर ये सिम्टम थोड़ी देर के लिए भी रहे हैं तो भी आपको अस्पताल ले जाने की जरूरत है, ताकि कई बार ये उसका एक अर्ली वार्निंग सिम्टम भी हो सकता है कि बड़ा स्ट्रोक बाद में आने वाला, तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं विद दी सिम्टम, तो हाउ डू यू डायग्नोज इट, कि कैसे उनको पहले डायग्नोज करते हैं कि इधर ये स्ट्रोक ही है, ये अगर स्ट्रोक है तो कौन से टाइप का स्ट्रोक है, एंड देन हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। सो जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है, सो हमारी वी हैव अ स्ट्रोक टीम, हमारे हॉस्पिटल में बहुत बड़ी एक स्ट्रोक टीम है। सो उनको बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा पेशेंट आ रहा है, एंड उसके बारे में जैसे ही ऐसा पेशेंट आता है स्ट्रोक टीम को बुलाया जाता है, हम असेस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोरिंग है जिससे हम पता चल सकते हैं। जैसे बी फास्ट तो मैंने आप लोगों के लिए बताया कि वो एक नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे आप बता सकते हो कि पेशेंट को स्ट्रोक है कि नहीं। हम भी स्क्रीन उससे ही करते हैं। उसके बाद हमारे पास NIHSS स्कोर होता है, जिससे हम पेशेंट की वेरिएबिलिटी चेक करते हैं, कितना मेजर स्ट्रोक है, स्मॉल है, बड़ा है, कैसा है। अल्टीमेटली हमें एक CT ही कराना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को ब्लीड है
या फिर क्लॉटिंग है। सो क्लॉटिंग का मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है एंड जो ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक होता है उसका मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो पेशेंट को क्लिनिकली असेस करते हैं कि स्ट्रोक है और उसकी क्या सिवियरिटी है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, और उसके बाद हम सीटी जैसे इमीडिएटली कराते हैं और उसको फिर डायग्नोस करते हैं कि कौन सा टाइप का स्ट्रोक है। तो इसमें इमीडिएट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे मरीज जैसे लोगों को समझना ज़रूरी है कि आपको ऐसे सेंटर में जाना है जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो और बाकी इंटरवेंशन और रेडियोलॉजी टीम सारी अवेलेबल हो रेडली टू मैनेज दैट स्ट्रोक। तो स्ट्रोक टीम होना ज़रूरी है। तो आपको ऐसे अस्पताल में जाना है जहाँ ये इमीडिएटली मैनेज हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली, बिकॉज अगर मान लो फॉर एग्जांपल सिटी में कुछ आता है एंड वी डोंट हैव अ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन बैकअप उस हॉस्पिटल में नहीं है तो बहुत मुश्किल आ जाती है। इंटरवेंशन का भी आजकल बहुत रोल है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट की ओर। जैसे आपने डायग्नोस किया कि स्ट्रोक हो गया है, तो हाउ डू यू मैनेज इट डिपेंडिंग ऑन कि क्या टाइप का स्ट्रोक है। सो अगर पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक है, मतलब अगर क्लॉट फंस गया है कहीं पे, सो हमारे पास पहले 4.5 घंटे के अंदर एक खून पतला करने की दवाई रहती है जिसको हम देते हैं। तो कई बार वो जो क्लॉट होता है पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, उस आर्टरी के अंदर से निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो पेशेंट एकदम से नॉर्मल हो जाता है। कंप्लीट रेजोल्यूशन देखा है हमने पेशेंट्स को थ्रोम्बोलाइज किया है, थ्रोम्बोलाइज करते ही पेशेंट एकदम कंप्लीटली नॉर्मल हो गए। आप खुद सोचिए किसी पेशेंट को अगर डिसेबिलिटी के साथ रहना पड़े पूरी ऑल हिज लाइफ वर्सेस उसको एकदम से वो बिल्कुल ठीक हो जाए, इट्स लाइक अ मिरेकल फॉर द पेशेंट। सो हमने ऐसे देखे हैं चमत्कार होते हुए। सो उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस मतलब खून पतला करने की दवाई देना, जो हम 4.5 घंटे के अंदर दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। उसमें क्या करते हैं कि हम कैथेटर के थ्रू ऊपर जाते हैं, ऊपर से अगर कोई क्लॉट हमें दिख रहा है उसको पकड़ के खींच के निकालते हैं ताकि वो जहाँ पे वो आर्टरी में फंसा हुआ है वो आर्टरी फिर से फ्लो करना स्टार्ट कर दे एंड वो जो ब्रेन हमारा डैमेज हो रहा है वो वहीं रुक जाए। ये चीज हम 24 घंटे तक कर सकते हैं। सो आप खुद सोचिए कि पहले जो होता था कि स्ट्रोक के लिए हम हॉस्पिटल में 4 घंटे में नहीं पहुंचे तो दिक्कत आएगी, अब 24 घंटे तक भी पहुंचे तो बहुत आपको मैनेजमेंट मिल सकती है एंड पेशेंट को डिसेबिलिटी होने से बचा सकते हैं। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे तक वेट करेंगे। Definitely. आप विद इन 4 आवर्स तक आ जाएंगे तो विद इन 4 आवर वो इवन मेडिसिन से भी, खून पतला करने की दवाई से भी वो जो क्लॉट है जो जम गया है तो उसको डिसॉल्व किया जा सकता है और खून की सर्कुलेशन को रिस्टोर करके एकदम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो अगर हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जैसे ब्लीडिंग हो गई, नस फट गई ब्रेन में, तो उस केसेस में आप क्या करते हैं? तो हेमरेजिक स्ट्रोक जो होता है जनरली स्पीकिंग इट्स बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। सो उस केस में जनरली जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनका बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आर्टरी के अंदर ज़्यादा प्रेशर ना बना रहे और वो बाहर ब्लड और ना निकालती रहे। सो हम बीपी को मैनेज करते हैं, बीपी को धीरे धीरे हम लोअर डाउन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको 140-130 के आसपास मेंटेन करते हैं बाय 90-80 के आसपास एंड दैट इज द मेन मैनेजमेंट। उसके अलावा हम जब वो एकदम से नस फटती है तो आप समझ सकते हैं जैसे हमारे हाथ पे भी चोट लगती है तो क्या होता है कि सूजन आती है, तो वैसे ही ब्रेन में भी होता है, ब्रेन में भी सूजन आती है। जब ब्रेन में सूजन आती है तो उस सूजन को कम करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे पेशेंट धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना स्टार्ट करता है। तो किसी केसेस में सर्जरी की भी जरूरत होती है, न्यूरोसर्जन की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो व्हाट आर द केसेस की किसमें हमें सर्जिकल अपने कलीग्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए? सो सर जैसे अगर हमारा ब्लीडिंग बहुत बड़ी है और उसकी वजह से हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी डैमेज हो रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम न्यूरोसर्जन की हेल्प लेते हैं। क्यों? उसमें हम एक हड्डी होती है यहाँ से हटा देते हैं जिससे कि वो प्रेशर जो अंदर बना हुआ है वो बाहर की तरफ निकले और एक नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे प्रिजर्व करें। ऐसे ही इस्चेमिक स्ट्रोक में भी होता है, मतलब अगर क्लॉटिंग होगी उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बड़ा स्ट्रोक होता है जिसमें अगर मान लो क्लॉट आया एंड उसने एक बड़ा एरिया आपका डैमेज करा तो क्या होगा, तीसरे चौथे दिन उसमें भी सूजन आएगी, वो भी प्रेशर बढ़ाएगा।
जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स खराब होंगे, उसमें हम न्यूरोसर्जन की हेल्प लेते हैं जिससे वो हड्डी हटा के ये प्रेशर को कम कर सकते हैं। इमीडिएट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय अ टीम की जो टीम मैनेजमेंट हो, सबसे बेस्ट रिजल्ट वहीं पे ही हमें मिल सकते हैं। तो एक बार मैनेज करने के बाद जैसे कुछ पेशेंट में परमानेंट डिसेबिलिटी भी रहती है, तो उसमें रिहैबिलिटेशन का क्या रोल है? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो रिहैबिलिटेशन तो डेफिनेटली इज अ बिग थिंग। हमारे पेशेंट्स क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो हर सेकंड में मरते हैं, हर सेकंड में हम लाखों न्यूरॉन्स को गवाते हैं, हर मिनट में हम और ज़्यादा गवाते हैं। सो वही न्यूरॉन्स जो हैं उनको वापस बनाने को रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, जिसमें हम धीरे धीरे उनको वापस बनाने की कोशिश करते हैं। सो अगर उसमें रिहैबिलिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत, जैसे हम छोटे बच्चा होता है ना जिसको हम चलाना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, तो उनको सिखाना पड़ता है। सो वैसे ही होता है कि ब्रेन में कोई डैमेज हो गया, कुछ एरिया डैमेज हुआ जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमें ब्रेन को दोबारा स्टिमुलेट करना है, दोबारा उसको चलाना है, चला के दिखाना है, उसको समझाना है कि ऐसे ऐसे करना है। तो धीरे धीरे जब हम फिजियोथेरेपी करते हैं, कुछ न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो हम देते हैं, धीरे धीरे करके पेशेंट के जो न्यूरॉन्स खराब हुए हैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बाकी फंक्शंस को भी करने लगते हैं, हमारे न्यूरॉन्स ओवरटेक करने लगते हैं, Yes. ताकि वो फंक्शन जो डैमेज न्यूरॉन के कारण मिस हो गए थे तो उनको भी ओवरटेक करते हैं, ताकि वो पेशेंट फिर से थोड़ा अपनी दिनचर्या में नॉर्मलाइज हो सके। Definitely. इसमें क्या क्या टाइप की रिहेबिलिटेशन रहती है? सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है सर, एक तो फिजियोथेरेपी जिसमें हम लिम्ब फिजियोथेरेपी बोलते हैं। सो उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं हर 2 से 3 घंटे के बाद हमें हर जॉइंट पे मूवमेंट करानी चाहिए, जो भी हमारा जॉइंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सेकेंड, स्पीच थेरेपी। जब पेशेंट को कुछ बोलने में दिक्कत आ रही है तो उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को बोलना सिखाते हैं, तो स्पीच थेरेपी उसको बोला जाता है। इसमें स्पीच थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों को बोलना सिखाया जाता है, वैसे ही हम इनमें भी सिखाते हैं। क ख ग एक एक वर्ड पे काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, तो पेशेंट बोलना दोबारा से स्टार्ट कर पाता है। बट ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी डन इन द फर्स्ट 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर ही अगर हम जितनी मेहनत कर पाएंगे लिम्ब फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी पे, तो ही हमें चांसेस हैं पेशेंट को इम्प्रूवमेंट देखने के। आप अगर उसमें ढीले पड़ गए फर्स्ट ईयर में तो बहुत मुश्किल है। जी। तो जैसे आपने बीच में डिस्कस किया था कि प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट, तो क्या कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स को हम ठीक कर सकते हैं कि किसी आदमी में, नॉर्मल व्यक्ति में स्ट्रोक आने का खतरा ही कम हो जाए? सो 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखिए। एक तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियक इश्यूज। ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कार्डियक इशू में अगर हमारे पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा, क्योंकि हार्ट हमारी मोटर है, सो उसी से सारा ब्लड ऊपर ब्रेन के अंदर जाता है। सो अगर वो पंपिंग अच्छी नहीं है, उस केस में स्ट्रोक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर चेकअप विद द डॉक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बीपी है, शुगर है, ये अगर कंट्रोल नहीं है तो ये सारी चीज़ें हमारी आर्टरीज को पतली करती रहेंगी, पतली करेंगी तो उसके अंदर क्लॉट फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी प्रिवेंशन में आता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अगर 10 मिनट भी कर रहे हैं एक दिन में, वो भी आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा देगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बिकॉज एंड ऑल्सो स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आजकल डाइट ऑल्सो आई थिंक स्ट्रेस तो आई थिंक इट्स वेरी कॉमन इन टुडेज लाइफ, एंड अगर उसको मैनेज प्रॉपर्ली ना किया जाए तो दिक्कत आ सकती है। बिकॉज हमें आज के दिन में नहीं पता कि वे टू पुट अ लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो वो बहुत ज़रूरी है।
अगर जितना हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो इन बीमारियों से बचेंगे। अब डिस्कस करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली जो लोगों के सवाल होते हैं या फिर डाउट्स होते हैं। तो एक डाउट ये रहता है कि जैसे स्ट्रोक है दैट इज अ डिजीज ऑफ ओल्ड एज, ये बूढ़ों की बीमारी है और यंग में नहीं हो सकती। सो ऐसा आज के दिन में नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास अभी आई रिसेंटली हैड अ पेशेंट जो 3 साल की बच्ची थी जिसको स्ट्रोक हुआ एंड आई एम रेगुलरली हम आज के टाइम पे 30 साल के उम्र में, 20 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में स्ट्रोक देख रहे हैं। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। सो ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। इट इज़ अ मिथ आई वुड से, एंड आई वुड से कि हम सबको जब भी कोई भी चीज़ अगर हमें स्मॉल साइंस दिख रहे हैं हमारी बॉडी में कि शायद हमें इस तरह के प्रॉब्लम हो सकती है, तो सीक मेडिकल हेल्प। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने मान लो किसी ने इकोस्प्रिन भी चालू कर दिया फॉर एग्जांपल बाहर किसी ने, बट अगर हम जड़ पे काम ना करें कि कॉज क्या है, यंग में क्यों हो रहा है, तब तक हम पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे, प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे दोबारा स्ट्रोक होने से। एक और सवाल रहता है कि ये ठंड में ज्यादा कॉमन है, क्या ये सच है कि ये ठंड में लोगों को ज्यादा होता है स्ट्रोक और गर्मियों में कम? यस डेफिनेटली सर। सो ठंड में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड की नसें होती हैं, जो खून ले जाने वाली नसें होती हैं, वो थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, पतली पड़ जाती हैं। तो जब वो पतली पड़ जाती हैं तो उसके अंदर क्लॉट फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड ऑल्सो ठंड के टाइम पे जब वो पतली पड़ जाती हैं तो जब बीपी ऊपर नीचे होता है तो वो हमारी आर्टरीज जो है उसको रेगुलेट नहीं कर पाती और वो फटने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक और क्लॉट फंसने वाला स्ट्रोक दोनों की इंसिडेंस बढ़ जाती है ठंड में। लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा सुझाव देना चाहेंगे जिससे उनका स्ट्रोक का रिस्क कम हो सके? बी एक्टिव। रात के टाइम पे जैसे आप कई बार फोन बहुत यूज करते हैं कुछ लोग, सो ब्लू लाइट इज वेरी हार्मफुल। ट्राई कि आप जब सो रहे हैं उससे 20 मिनट पहले आप अपना सारा मोबाइल फोन वगैरह बंद कर दें। रीड अ नॉवल बिफोर गोइंग टू स्लीप, इट काम्स योर माइंड डाउन। वाइंड अप करिए अपने आप को, ये जो स्ट्रेस है उसको प्रॉपरली मैनेज करिए। एक्सरसाइज करिए, इवन इफ इट्स फॉर 30 मिनट्स 20 मिनट्स, कोई मैटर नहीं करता, बट स्टे एक्टिव। ट्राई टू मीट लॉट ऑफ पीपल, सोशली एक्टिव रहिए, उससे भी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी रहती है। ईट हेल्दी। होलिस्टिक केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम एक प्रॉपर तरीके से मैनेज ना करें और हम ना देख पाए इस चीज़ को, तो हम जैसे देख ही रहे हैं कि यंग पेशेंट में जो स्ट्रोक्स हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर ईशांक, हमारे दर्शकों के साथ स्ट्रोक से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए, उनको बताने के लिए कि क्या स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे उसका रिस्क को कम करना है। अगर आपके भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।